अर्थ मैग्नेटिज्म में जितना आप जान चुके हैं उसको एक बार यहाँ रिवाइज करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। अर्थ बनाई गई ये है, और ये आपका ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? जियोग्राफिक एक्सिस है। ये जियोग्राफिक एक्सिस जो है वो जियोग्राफी का जो नॉर्थ और साउथ है उससे पास होती है, नॉर्थ और साउथ। इसके परपेंडिकुलर जो ये प्लेन आता है, हमने लाइन बनाई है लेकिन ये प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटर। कौन सा इक्वेटर? जियोग्राफिक इक्वेटर। सस्पेंडेड मैग्नेट के लिए ये MNP है और ये MSP है। जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है उसके लिए MNP और MSP। लेकिन जो मैग्नेट अर्थ के इनसाइड है उसके लिए ये है MSP और ये है MNP। और ये जो आपकी लाइन है ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस। इसके परपेंडिकुलरली दो इक्वल हेमीस्फेयर पे काटने वाला अर्थ को जो प्लेन है वो मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। और अगर हमसे कहा जाए कि अर्थ के अंदर जो कंसीडर्ड बार मैग्नेट है माना हुआ, तो उससे ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चल के साउथ पर टर्मिनेट होती हैं। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट कंसीडर किया गया है उसके करस्पॉन्डिंग है। अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट हो नहीं सकता इतने हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन फिर भी जो हम लोगों का अर्थ मैग्नेटिज्म वाला आर्टिकल है वो इसी बेसिक आइडिया पर बेस्ड है, इसी बेसिक आइडिया पर ये बेस्ड है। फिर GM और MM आ गया था। GM एक प्लेन है, MM भी एक प्लेन है। अगर हम इन दोनों को एक साथ बना दें, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस को अगर एक साथ बनाएं तो वो डायग्राम कैसा होगा? वो डायग्राम ऐसा होगा। ये अर्थ, ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये ज्योग्राफिक एक्सिस। एक साथ अगर इनको बनाएं तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी। ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, अब GM और MM को प्रैक्टिकली देख लेना। GM और MM, GM एंड MM आर द प्लेन्स। देखिए मैंने इस कॉपी को ऐसे ओपन किया, ठीक है।
और ये जो प्लेन बना वो क्या हो गया, जीएम। ये जो प्लेन बना वो क्या हो गया, जीएम। ऐसे फोल्ड करके जो ये वाला प्लेन बना, ये क्या हो गया, एमएम। ये देखिए, उल्टा करके दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये जो प्लेन बनेगा वो क्या बनेगा, जीएम। और जो ये वाला प्लेन बनेगा वो क्या बनेगा, एमएम। दोनों को एक साथ दिखा रहे हैं। ये आधा हिस्सा जीएम पे रखा है कॉपी का और आधा किस पर, एमएम पर। तो जीएम और एमएम के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन। जीएम और एमएम के बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द डिक्लिनेशन। और अगर हम यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप यही कहते हो कि जीएम एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस मिलती है, या जीएम एक ऐसा प्लेन है जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस मिलती है और वो ज्योग्राफिकल इक्वेटर के साथ कैसा होता है, परपेंडिकुलर। एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये अर्थ हो गई, ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया, ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। फिर एक बार कोशिश करते हैं, ये प्लेन ताकत लगाइए, अंदर धंसा दीजिए, क्या बनेगा, जीएम। अब सोचो वो जो जीएम तुमने बना दिया वो अभी है और ये ताकत लगा के अंदर धंसा देंगे तो क्या बन जाएगा, एमएम। अब दोनों को एक साथ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा मिलेगा, बोलो। जीएम और एमएम के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द डिक्लिनेशन। और इसी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आती है, 11.5। प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पे क्लास चल रही है वहाँ पर 11.2 है और यहाँ से बाहर अगर हम चले तो वहाँ पर है 11.21। फिर यहाँ से थोड़ा और जाएंगे तो वहाँ पर है मान लेते हैं 11.02। तो जब सारी वैल्यूज़ का जो एवरेज है वो निकाला जाता है तो कितना आता है, 11.5। तो हेडिंग डालिए डिक्लिनेशन। क्या हेडिंग है, डिक्लिनेशन। लिखो भाई इसमें एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। Angle between geographic meridian and magnetic meridian is called declination. Is called declination. Full stop करके लिखो। It is also called वेरिएशन। इसको सिंपली वेरिएशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएशन। नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे, its average calculated value is 11.5 degree. Its average calculated value is 11.5 degree.
अब जो एमएम है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, तो क्या सारे के सारे मैग्नेट इंक्लूडिंग अर्थ वाला मैग्नेट इसी मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पर होंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन में सारे के सारे मैग्नेट आएंगे। देखिए ये आपका है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो ये जो है ये क्या बना, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और जो ये है वो आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, तो जब ये प्लेन आप देखोगे तो ये अनंत तक ऊपर जाएगा और ये नीचे भी अनंत तक जाएगा। और अब आपका जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो हमेशा ऐसे ही तो स्टे करेगा। तो क्या सस्पेंडेड बार मैग्नेट एमएम पे आ जाएगा? एक मैग्नेट और सस्पेंडेड करो, ये भी एमएम पर आ जाएगा। और जो इसी के करस्पॉन्डिंग नीचे अर्थ में जाओगे तो जो अर्थ का बार मैग्नेट है वो भी इसी प्लेन पर होगा। तो ऑल द सस्पेंडेड बार मैग्नेट इंक्लूडिंग द अर्थ मैग्नेट ये सारे के सारे एमएम पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो अगर हम यहां पर एक एमएम बनाएं, ये एमएम वाला प्लेन अगर बना लें और आप सबने जो है अपने अपने बार मैग्नेट सस्पेंड किए हैं, तो इसी प्लेन पर हो सकता है कि आपका बार मैग्नेट ये हो, इसी प्लेन पर हो सकता है आपके फ्रेंड का बार मैग्नेट ये हो, इसी प्लेन पर जो है सारे के सारे मैग्नेट इसी प्लेन पर लाई करेंगे। ये बात आपको क्लियर ना हो तो बता देना मुझे, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो था वो कहां से पास होता था, मैग्नेटिक एक्सिस से। और हर सस्पेंडेड मैग्नेट की बार मैग्नेट की क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस होगी वो कहां पर होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी। इवन जो अर्थ का बार मैग्नेट है उसकी भी मैग्नेटिक एक्सिस कहां पर होगी, इसी पर होगी। तो सारे के सारे जो बार मैग्नेट हैं वो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन पर होंगे। अब आपके फ्रेंड का जो ये बार मैग्नेट है वो ऐसा है, लेकिन जो हमारा बार मैग्नेट है वो ऐसा है। तो देखो मैग्नेट के पास नॉर्थ होता है, साउथ होता है। मैग्नेट के पास में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और इस मैग्नेट की अपनी इंटेंसिटी भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अर्थ वाले मैग्नेट की भी होगी। जो इसी के अंदर जो अर्थ का मैग्नेट है उसके लिए भी जरा सा देखते हैं, उसके लिए भी बात करते हैं। ये अंदर जो है अर्थ वाला मैग्नेट है, ये अंदर अर्थ के जो मैग्नेट था उसका रिजल्ट है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो ये सारे के सारे मैग्नेट की अपनी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है मान लो वो B है। अब अर्थ के केस में आप B के साथ E लिख देना। तो और इसकी इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अपनी कुछ डायरेक्शन भी होगी, नहीं होगी, होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से, ये mm का हॉरिजॉन्टल है, mm का हॉरिजॉन्टल है ये, और ये mm का क्या है, वर्टिकल है। ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है। आपने ये मैग्नेट सस्पेंड किया तो वो जा करके ऐसे स्टे कर गया। ये सस्पेंडेड मैग्नेट का हालचाल है ये, ठीक है ना। तो इसी के करस्पॉन्डिंग इसको कोई ना कोई तो इस तरीके से जो है टिल्ट करा रहा है। कोई इससे कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे रहो। तो एक थ्योरी आई है कि जो ये सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसे टिल्ट होकर के लटक गया है, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, तो इसके नीचे एक मैग्नेट है जो अर्थ के अंदर है, और ये अगर सस्पेंडेड का नॉर्थ है तो वो क्या है, साउथ, अट्रैक्शन से पकड़ लिया उसने। सिमिलरली ये अगर आपका साउथ है तो ये क्या है, नॉर्थ, अट्रैक्शन से पकड़ लिया है।
तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस तैयार हो गया। अब आप अपनी इमेजिनेशन में प्लेन बनाना शुरू करो। जब प्लेन बनाओगे अनंत तक ऊपर और प्लेन बनाओगे इनफाइनाइट तक नीचे, तो ये सस्पेंडेड मैग्नेट उस प्लेन पर लाई कर जाएगा। इसको हटा के दूसरा सस्पेंडेड मैग्नेट लाओ, वो भी उसी पर लाई करेगा mm पर। तीसरा लाओ, वो भी लाई करेगा। और अगर अर्थ वाले मैग्नेट के बारे में सोचो तो वो भी क्या करेगा, लाई करेगा। तो ऑल द मैग्नेट्स लाई इन दैट प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उनके पास में। वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब जब ये प्लेन तैयार होगा mm वाला, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या बनेगा, वर्टिकल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तैयार होगी उस लटके हुए मैग्नेट की, या फिर कोई भी मैग्नेट हो, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, और उसको बोलते हैं डिप एंगल। अब जैसे यहां पर आप देखो, इस वाले मैग्नेट का डिप एंगल कितना है, 0, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, 0 एंगल पर है। लेकिन इस वाले मैग्नेट का देखो भाई, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहां पे जैसे आपको निकालनी है, तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो एक्सियल पॉइंट पर भी होगी, इक्वेटोरियल पर भी होगी। तो जैसे आपने कहा कि ये बार मैग्नेट है हमारे पास, तो आप एक्सिस पे निकालते हैं, इक्वेटोरियल पर निकालते हैं। हमने कहा नहीं, जनरल ले लो। तो जनरल वे में मान लेते हैं कि हम यहां निकालते हैं, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, सपोज कर लेते हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को यहां जाके सेट करो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी वो क्या है, इंक्लिनेशन। सपोज कर लो किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, उसको यहां पर सेट करो, तो वो कितना एंगल बनाएगी, 0। इसको इंक्लिनेशन कहा जाता है। और ये भी प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। कहीं पर आपका बार मैग्नेट जो है ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। अगर बार मैग्नेट ऐसा है, ऐसा है, तो अब यहां पे जो आपका ये डिप एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको 2 तरीके से काउंट करनी आती है, जो जनरल आपकी आदत है। एक आप एक्सिस पे काउंट करते हो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी एक्सिस पर। और एक आप कहां काउंट करते हो, इक्वेटोरियल पर, और एक आप काउंट करते हो जनरल पर। तो हम इस पूरी कहानी में जनरल वाला मैग्नेटिक फील्ड लें, मतलब ये वाला पॉइंट कहां पर है, ना तो ये एक्सिस पर है और ना ही कहां पर है, इक्वेटोरियल पर है। और ये वाला पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पर है। और ये वाला पॉइंट कहां पर है, मतलब हॉरिजॉन्टल पर है। तो हम जो काउंट करते हैं वो ये काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहां रहते हैं, हॉरिजॉन्टल पर। भाई मैग्नेट ये है, ये मैग्नेट है, तो हम जो है अर्थ पे ही तो रहेंगे। भाई अगर हम ऊपर जाएंगे यहां पर, तो ये क्या बना, इक्वेटोरियल। अगर हम इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में, हमें मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन पर रहना है, तो हम यहां हो सकते हैं, हम यहां हो सकते हैं, और हम यहां पर भी तो हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां होंगे तो क्या बनेगा, इक्वेटोरियल। तो जो इक्वेटोरियल बनेगा तो वो तो अर्थ क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो इक्वेटोरियल पर अर्थ का वर्टिकल हो गया। इसी mm पर यहां पर आ जाए तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। इसी पर यहां पर आ जाए तो क्या हो गया, फिर से वर्टिकल हो गया। आप समझो बात को। भाई आप क्या ऑब्जर्वर हो, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर है, आप वहां कैसे पहुंचोगे, टिपिकल है ना आपके लिए। भाई या तो फिर आप कोई और जो है अदर वे से वहां पर उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल यहां रखा है, यहां कितनी इंटेंसिटी है पता कर पाओगे, आसान नहीं हो रहा तुम्हारे लिए। लेकिन मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहां पर चाहिए, जस्ट यहां पर। तो पता चल रहा है कि ये जो एक्सिस पर जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे होते हैं, इजी होते हैं। और अगर हम यहां जाएं तो ये इक्वेटोरियल है, यहां जाएं तो इक्वेटोरियल तो नहीं है, लेकिन पॉइंट कैसा हुआ, वर्टिकल ही तो हो गया। तो जो लोग वहां पर हैं, इस पॉइंट पर हैं, इस सिचुएशन पर है, वो अपना वहां ऑब्जर्वेशन करें। और हम कहां पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सिस पर।
ठीक है, तो हम बार मैग्नेट के सामने आ जाएंगे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे। बार मैग्नेट के हम सामने आ जाएंगे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे और पता लगाएंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो आपका डिप एंगल है, 0 डिग्री है यहां पर। इस वाले केस में देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम लटके हुए मैग्नेट के सामने आ जाएंगे, चाहे इधर या इधर, और ये पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन या फिर डिप एंगल। ऐसा नहीं है कि डिप एंगल जो है वर्टिकल के केस में मतलब जो अदर इक्वेटोरियल और अदर पॉइंट पे नहीं होगा, होगा, लेकिन हम तो फ्लाइंग मोड में नहीं रह सकते ना, हम यहां पे तो उड़ के नहीं जा सकते। इस पॉइंट पर क्या होगा, अब इस पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम चेयर लगाएं और भी अदर जो है वेल रखे तब यहां पे ऑब्जर्वेशन हो पाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट के लिए कर नहीं पाते हैं या फिर हम जनरली उसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बारे में पहले आप सोच के देखिए कि जितने भी बार मैग्नेट हैं वो सारे के सारे mm पर लाई करेंगे। अगर हेडिंग होगी डिप एंगल, ब्रैकेट में इंक्लिनेशन, डिप एंगल ब्रैकेट में इंक्लिनेशन, डिप एंगल ब्रैकेट में इंक्लिनेशन, डिप एंगल ब्रैकेट में इंक्लिनेशन लिखें। ऑल सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ऑल सस्पेंडेड बार मैग्नेट, कॉमा करके लिखो, ऑल्सो इंक्लूडिंग अर्थ मैग्नेट, ऑल सस्पेंडेड बार मैग्नेट कॉमा ऑल्सो इंक्लूडिंग अर्थ मैग्नेट lie in magnetic meridian plane, lie in magnetic meridian plane, all suspended bar magnet comma also including earth magnet lie in magnetic meridian plane. Now we focus direction of magnetic field intensity. Now we focus direction of magnetic field intensity with horizontal of magnetic meridian. Now we focus direction of magnetic field intensity with horizontal of magnetic meridian. Now we focus direction of magnetic field intensity with horizontal of magnetic meridian. फुल स्टॉप। अगली लाइन से एंगल फॉर्म बाई magnetic field intensity, angle formed by magnetic field intensity with horizontal of mm, angle formed by magnetic field intensity with horizontal of mm, comma is called dip angle, is called dip angle. ब्रैकेट में इंक्लिनेशन इज कॉल्ड डिप एंगल, ब्रैकेट में इंक्लिनेशन इज कॉल्ड डिप एंगल, ब्रैकेट में इंक्लिनेशन। अगली लाइन पर जाइए, स्टार पॉइंट बना के लिखिए। अब जब हम लोग पोल पर जाते हैं तो वहां पे डिप एंगल 90 मिलता है।
और जब हम इक्वेटर पर जाते हैं तो वहां पे डिप एंगल क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो वही लिखा रहे हैं, एट पोल ऑफ अर्थ, एट पोल्स ऑफ अर्थ कैलकुलेटेड डिप एंगल इज 90 डिग्री, एट पोल ऑफ अर्थ calculated dip angle is 90 degree, while at equator its value is, while at equator its value is 0 degree, while at equator its value is 0 degree, its value is 0 degree। तो अब हम जरा फोकस करते हैं केवल और केवल अर्थ वाले मैग्नेट के लिए। ध्यान देना भाई, ये mm है, ये mm है। अर्थ वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं ये थी, डायरेक्शन में ही है, कोई भी आप डायरेक्शन मान लो, और इसकी जो इंटेंसिटी थी वो BE थी, E फॉर अर्थ। तो इसने mm के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया वो हो गया आपका फाई। तो अगर आप बोलते हो कि फाई है तो फाई वेरी करेगा। हमने कहा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ ने डेवलप करी उसकी इंटेंसिटी ये है। आपने कहा सर ये नहीं, ये तो 90 है भाई, तो हम कहेंगे फाई 90 बन गया भाई। आपने कहा डायरेक्शन ये नहीं है, ऐसी है, पोल पर गए तो आपने कहा ये है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी 90, इक्वेटर पे गए तो क्या होगी 0। तो आप जब हम किसी डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली फाई मान ले रहे हैं तो फाई की वैल्यू तो अब कुछ भी हो सकती है ना, तो जो जहां पे होनी होगी वो वहां सेट कर देना, कोई समस्या है नहीं। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी प्लेस पर हमने कहा BE है, BE है, और वो जो है mm के साथ में फाई एंगल बना रही है। तो ये आ गया BE cos फाई। और हम लोगों के पास एक डिवाइस होती है डिप सर्कल। डिप सर्कल एक डिवाइस है जो कि आपको जो है फाई कैलकुलेट करके दे देती है कि यहां पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन mm के हॉरिजॉन्टल से इतनी होगी। तो यहां पर आ गया BE cos फाई, और ये क्या आ गया BE sin फाई। अब अगर हम यहां पर इसको देखें तो ये बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, क्योंकि जो mm का हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी अर्थ की सरफेस के साथ क्या है, पैरेलल है। भाई अर्थ में हम चाहे जहां चले, हम चलते कैसे हैं, हॉरिजॉन्टली तो चलते हैं। तो ये जो mm आया वो आपके जो है अर्थ के साथ सरफेस के साथ कैसा बना, पैरेलल। और जो ये आया वो आपकी अर्थ के सरफेस के साथ क्या बना, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। बात समझ गए। ये जो आपका कंपोनेंट है वो अर्थ की सरफेस के साथ कैसा है, पैरेलल, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल। और जो ये वाला कंपोनेंट है वो अर्थ की सरफेस के साथ कैसा है, 90 डिग्री, एंड कॉल्ड द वर्टिकल। अब यहां पर आप देखें तो V की वैल्यू आई है BE sin फाई, फाई किसी प्लेस पर डिप एंगल है, और BH की वैल्यू आई है BE cos फाई। दोनों को स्क्वायर करो, ऐड कर दो, B² V प्लस B² H इज इक्वल टू आएगा B² E, क्योंकि अंदर जो ब्रैकेट के sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई आएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो यहां से आ गया B² E इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू B² V प्लस B² H, ये आ गया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा BE sin फाई अपॉन में BE cos फाई इज इक्वल टू B साथ V और ये BH। तो ये आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू B के साथ V एंड B के साथ H। तो अगर हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के पता हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, फाई।
और आप इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि बहुत सारे वे हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ये वे हैं हमारे पास में। आप किसी भी प्लेस को चुन लीजिए। आपने कहा दिल्ली में जरा कैलकुलेट करते हैं, तो दिल्ली में BH कितना आएगा, BV कितना आएगा, वो निकाल दिया। तो अब अपने कॉपी उठाई, पेन उठाया और वहाँ पे tan phi बराबर क्या लिखा, BV साथ में BH। मुझे डिप सर्कल नहीं चाहिए। अगर मेरे पास में किसी प्लेस पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड है, तो क्या हमको फिर कोई डिवाइस चाहिए? फिर तो हम सीधे कैलकुलेट कर देंगे। अगर आप बिना किसी कैलकुलेशन के डिप एंगल निकालना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि हम पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालें फिर हॉरिजॉन्टल निकालें, तो सीधे सीधे आपका जो डिप सर्कल है वो आपको क्या बता देगा कि भाई इतनी वैल्यू है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हटा दें इसको। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। थ्योरी का पार्ट नहीं, न्यूमेरिकल का पार्ट है। ये क्वेश्चन में आपसे वो यूज करेंगे टर्म ट्रू mm, ट्रू mm और फॉल्स mm, फॉल्स mm। हो सकता है कि ट्रू mm को वो लिखे एक्चुअल mm, मैग्नेटिक मेरिडियन, फॉल्स mm को लिखे वर्चुअल mm। तो पहले तो आप इसका मतलब समझ लो। ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो रफ वर्क में चल रहा है। ट्रू mm क्या है? फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट ऑलवेज लाई इन ट्रू mm। ये है आपका ट्रू mm। आपको एक बार मैग्नेट दिया गया, आपने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया और बाहर से किसी भी तरीके का उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। हमने डिसीजन देख लिया, हमने फैसला कर लिया, इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो जब इस पर कोई बाहर से फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इसका जहां मन होगा वहीं तो स्टे करेगा। और इसका मन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में ही जाके स्टे करना। ठीक है ना? तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल फोर्स के, अपने मन से जहां स्टे कर गया, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप लिख चुके हो, ऑल द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट आल्सो इंक्लूडिंग द अर्थ वाला मैग्नेट लाई इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर ये बात? अब हमने क्या किया कि बार मैग्नेट को हमने पकड़ा, ये ऐसे लटक रहा था, हमने इसको टिल्ट किया और पकड़े ही रहे। ये अब हमने कहा ये जरा देखो, बार मैग्नेट चाहता तो ऐसा था कि ऐसे रहें, बट हमने एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा के इसको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और अभी हम इसको पकड़े हुए हैं। अभी हम इसको पकड़े हुए हैं तो तुमने कहा कि सर ये, हमने कहा मैग्नेटिक पोल, तुमने कहा ये, हमने कहा मैग्नेटिक पोल, तो तुमने कहा ये लाइन, हमने कहा मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहां पर भी तो मैग्नेटिक एक्सिस आ रहा है ना। और फिर अगर मैग्नेटिक एक्सिस आ रहा है तो एक प्लेन तुम और इमेजिन कर लो, तो ये तुम्हारा जो प्लेन तैयार होगा, जिस पर हम जिस मैग्नेट को हाथ से पकड़े हुए हैं, उस प्लेन पर ये लाई कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? तो ये जो मेरा mm बना वो कौन सा mm है? फॉल्स। ये जबरदस्ती का तुमने mm बनाया है। क्लियर हो ना बात? तो ट्रू mm और फॉल्स mm में क्या है? तो यहां पर सस्पेंडेड मैग्नेट को एक्सटर्नल
फोर्स से किसी भी लोकेशन पर रोक कर एमएम फॉर्म करना फॉल्स एमएम देगा, फॉल्स एमएम देगा। भाई आपने ऐसा करते हैं कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आइडियल बना देते हैं, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ये है, तो ये जो एमएम होगा वो क्या होगा, ट्रू वाला। एक मैग्नेट हमने जो है अपने हाथों से पकड़ रखा है, ये मैग्नेट हाथों से पकड़ रखा है, जाना तो इधर ही चाहता है लेकिन मैंने इसको हाथ से पकड़ रखा है। अब जो ये प्लेन बनेगा वो क्या होगा, फॉल्स एमएम। एक मैग्नेट तुमने और पकड़ लिया है तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, फॉल्स एमएम। ऐसे कई सारे फॉल्स एमएम आ जाएंगे ना, तो फॉल्स वाले एमएम में जो डिप एंगल होगा वो कैसा होगा, फॉल्स डिप एंगल, और जो ट्रू वाले एमएम में जो डिप एंगल होगा वो कैसा होगा, ट्रू वाला डिप एंगल। तो अब यहां से न्यूमेरिकल जो है आपको मिलने वाला है इसी बात को कनेक्ट करते हुए। तो ध्यान देना भैया, ये रहा ट्रू वाला एमएम, ये ट्रू एमएम है, ट्रू एमएम, और ये हमने बनाया फॉल्स एमएम। ये बात पक्की थी कि जो मेरे फॉल्स एमएम है वो ट्रू एमएम के साथ कुछ एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। भाई आपका जो ट्रू एमएम है ये और फॉल्स एमएम है ये, तो कुछ एंगल बनाएंगे। ट्रू एमएम तो एक ही होगा लेकिन फॉल्स एमएम क्या हो सकते हैं, कई सारे। तो यहां फिलहाल अभी हम एक फॉल्स एमएम लेते हैं, तो ये रहा अपने पास में एक ये फॉल्स एमएम, ये रहा, ये फॉल्स एमएम है, फॉल्स एमएम। ट्रू वाले एमएम में हमको क्या मिलता है, BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। तो लकली यहां पर डिफरेंट कलर मार्कर हैं, तो बिल्कुल रेड वाले को डिसाइड कर दिया फॉर द ट्रू और ब्लैक डिसाइड कर दिया फॉर द फॉल्स। तो भाई ये रहा BH, और ये क्या है, B साथ में V। और हमने कहा कि जो फॉल्स एमएम है वो ट्रू एमएम के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ऐसा हमने सोच लिया। यानी कि अल्फा क्या है, जरा उसके बारे में यहां लिख लिया जाए। अल्फा एंगल बिटवीन ट्रू एमएम एंड फॉल्स एमएम, फॉल्स एमएम, ये अल्फा है। और ट्रू एमएम की जरा बातें यहां पे करी जाएं। ट्रू एमएम, तो ट्रू एमएम के पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल फील्ड वो BH है, जो वर्टिकल फील्ड है वो BV है, और जो डिप एंगल है ट्रू एमएम में वो फाई है। तो जैसे ये सारी लिस्ट तैयार होगी तो लोग जान चुके हैं कि tan फाई बराबर क्या होगा, BV अपॉन BH। अब हम जरा फॉल्स एमएम में लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक पॉइंट फीड हो चुका है कि tan फाई बराबर होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। tan फाई बराबर क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो अगर हमें फॉल्स एमएम में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पता चल जाए तो फॉल्स एमएम का फाई भी पता चल जाएगा ना। तो फॉल्स एमएम में जरा देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल फील्ड फॉल्स एमएम में। तो फॉल्स एमएम में हॉरिजॉन्टल फील्ड, फॉल्स एमएम यहां पर ब्लैक मार्कर से बना हुआ है, फॉल्स एमएम। तो यार देखो ये एक कंपोनेंट दे देगा, क्या होगा ये, BH cos अल्फा, बोलो। तो फॉल्स वाले एमएम का हॉरिजॉन्टल कौन आ गया, BH cos अल्फा।
और फॉल्स वाले एमएम का बीवी तो सेम रहेगा, बोलो, वर्टिकल तो वही रहेगा। तो फॉल्स वाले एमएम का हॉरिजॉन्टल जो फील्ड है वो क्या हो गया, बी एच कॉस अल्फा। फॉल्स वाले एमएम का जो वर्टिकल फील्ड है वो क्या है, वो तो बी और वी ही है। तो हमने कहा लेट फाई डैश इज फॉल्स डिप एंगल। तो इस एमएम पे जो डिप एंगल है गलत वाला, फॉल्स वाला, वो फाई डैश है। तो आपके माइंड में सेट हो चुका है हाउ यू कैलकुलेट द डिप एंगल। डिप एंगल का tan बराबर वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। डिप एंगल का tan यानी tan फाई बराबर वर्टिकल अपॉन क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे फॉल्स वाले डिप एंगल का tan बराबर फॉल्स वाले डिप एंगल का हॉरिजॉन्टल बी एच कॉस अल्फा, और फॉल्स वाले डिप एंगल का फॉल्स वाले एमएम का जो है डिप है वर्टिकल, तो ये हो गया बी वी। बोलो यार क्या होता है वहां पे, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, उल्टा कर दिया मैंने। फॉल्स वाले एमएम में डिप एंगल बराबर tan फाई डैश, तो वर्टिकल हो गया बीवी अपॉन में क्या हो गया, बी एच कॉस अल्फा। जब हमने ये लिखा तो जो ये वाला टर्म है ये tan फाई डैश, ये क्या बन गया tan फाई, क्योंकि बी वी अपॉन बी एच क्या है, tan फाई है। ये इक्वेशन 1 है, तो यूज कर लिया इक्वेशन 1 को, और नीचे क्या आ गया, cos अल्फा। तो यहां पे आ गया tan फाई डैश इज इक्वल टू tan फाई, और साथ में क्या, sec अल्फा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहेंगे कि भाई ट्रू वाला डिप एंगल तो 30 डिग्री है, बताओ उस एमएम पर कितना डिप एंगल आएगा जो कि ट्रू वाले एमएम से 60 बना रहा है। तो ट्रू वाला डिप एंगल कितना दिया था उसने, 30, तो फाई कितना हो गया, 30। उस एमएम पर डिप एंगल चाहिए जो ट्रू वाले से कितना बना रहा है, 60। अल्फा कितना दिया है, 60, तो फाई डैश निकल आएगा। तो स्टार्ट करिए यहां से नोट डाल करके। ये RW की बात अगर आपको लगता है भूल जाएंगे तो जरूर उसको भी लिख लीजिए। तो हमेशा से ही जो ये अब प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, ये हमेशा से ही हाईलाइट रही है। एज इट इज इस पर जो है डेरिवेशन पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, हमारे पास में दो फॉल्स एमएम है जो कि आपस में 90 बना रहे हैं। दो फर्जी एमएम है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ट्रू एमएम तो होगा ही होगा। तो टू फॉल्स एमएम है, टू फॉल्स एमएम आर एट 90 डिग्री, are at 90 degree angle with each other, and dip angle are phi 1 phi 2 respectively। और जब वहां पे डिप एंगल निकाला गया तो एक में डिप एंगल phi 1 आया फर्जी वाला, फॉल्स वाला, दूसरे में phi 2 आया। तो कह रहा है प्रूव दैट। अब क्या प्रूफ करना है ये अभी हम लिखेंगे कि क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट में जो हमें प्रूफ करना होगा उसमें phi 1 आएगा, phi 2 आएगा और phi आएगा। phi आपका ट्रू डिप एंगल है, phi जो है वो ट्रू डिप एंगल है। phi 1 और phi 2 जो है फर्जी वाले डिप एंगल है। तो इन्हीं में एक रिलेशन प्रूफ करना होता है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन cot स्क्वायर phi बराबर cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2। तो अभी जब हम प्रूफ करा लें उसको फिर बॉक्स को लिखते हैं। मूव करें भाई।
सेक अल्फा। प्रेशर में मत रहो भाई। ठीक है, tan फाई डैश बराबर tan फाई बाई कॉस अल्फा होता है। तो जो कहा जा रहा है पहले उसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये रहा ट्रू वाला mm, ये है ट्रू mm, ट्रू mm। अब हमारे पास में यहां दो फर्जी mm हैं जो आपस में 90 डिग्री के हैं। दो फर्जी mm बनाए जो एक्चुअली म्यूचुअली आपस में 90 पर हैं। तो ये एक mm बनाने की तैयारी चल रही है। एक mm तो ये बनाया मैंने, फाल्स mm। फाल्स mm कैसे बनाते हैं? सस्पेंडेड बार मैग्नेट जहां रुकना चाहता है वहां ना रोक करके एक्सटर्नल फोर्स लगा के कहीं रोक देते हैं और वहीं पे प्लेन खड़ा कर देते हैं। उस प्लेन पर जब ये मैग्नेट आ जाता है तो क्या बन जाता है? फर्जी का mm बन जाता है। तो एक तो ये हो गया। इस फाल्स mm में जो डिप एंगल है वो मान लेते हैं फाई 1 है। ट्रू वाले में जो डिप एंगल है वो तो सब जानते हैं फाई ही है। और एक हमारे पास में फर्जी का mm और है, वो बनाते हैं भाई। कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक फाल्स mm ये रहा, फाल्स mm। यहां पे जो डिप एंगल है वो कितना है? फाई 2 है। बताओ भाई, इस समय जो ये मार्कर है वो कहां पर है? फाल्स mm पर। और ये भी कौन सा mm है? फाल्स। आपस में कितने डिग्री पर है? 90 है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें ये वाला एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ठीक है, सही है ना ये बात? 90 माइनस अल्फा थोड़ा सा और बेहतर लिखा जाए, ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। अभी अभी तुमने एक फंडा किया है और वो फंडा है tan फाई डैश बराबर tan फाई अपॉन में कॉस अल्फा किया है। इस फंडे में जो फाई है वो क्या है? ट्रू डिप एंगल। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन ट्रू mm एंड फाल्स mm। और फाई डैश है फाल्स डिप एंगल इन करस्पॉन्डिंग फाल्स mm। तो सबसे पहले मैं ये फंडा, ये वाला, इसमें और इसमें लगा देता हूं। ये वाला इसको बोल देता हूं फाल्स mm1 और इसको लिख देता हूं फाल्स mm2। ठीक है, तो फंडा लगा रहा हूं बिटवीन फाल्स mm1 एंड ट्रू mm। इनमें फंडा लगाता हूं ये। तो फाई डैश की जगह पे फाई 1 आएगा, फाई की जगह पर फाई आएगा, अल्फा की जगह पे अल्फा ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर tan फाई अपॉन tan फाई 1। इक्वेशन 1 आ गया। अब हम बात करते हैं बिटवीन फाल्स mm2
and true mm. True mm. तो फॉल्स mm 2 एंड ट्रू mm, यहां पे फॉल्स वाला डिप एंगल कितना है इसमें, फाई 2 है। फंडा यही लगा रहे हैं। फिर यहां पे tan फाई, तो tan फाई तो फाई ही रहेगा। और कॉस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन ट्रू mm एंड फॉल्स mm। तो यहां पे ट्रू mm और फॉल्स mm 2, तो फॉल्स mm 2 और ट्रू mm के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस अल्फा। तो यहां आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो tan फाई 2 इज इक्वल टू आ गया tan फाई साइन अल्फा। तो ये आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू tan फाई अपॉन tan फाई 2, इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को आपस में स्क्वायर करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे स्क्वायर करने के बाद। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा गायब हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पर भी इस काम को भी कर लें, स्पेस है अभी इतना, सीक्वेंस फिर हम आपको बता देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो जैसे आप ये करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, उधर राइट हैंड साइड में क्या होगा, tan स्क्वायर फाई अपॉन tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई अपॉन tan स्क्वायर फाई 2, ये आ जाएगा। ये 1 आ गया भाई, tan स्क्वायर फाई वहां से कॉमन हो गया, अंदर जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई 2। इसको इधर ले जाओ, तो जो कहा गया था वही आ गया, प्रूफ हो गया एज इट इज। ये डेरिवेशन जो इतना फेमस है, इतना पसंद किया जाता है टीचर्स के बीच में इसको, कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये हो गया प्रूफ। तो कहता है कि प्रूव दैट कॉट स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाई। ये प्रूफ करने को आता है। कैसे किया आपने देखा। तो पहले तो आप सीक्वेंस में क्या करें, क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ये क्वेश्चन कंप्लीट करें, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर ये डायग्राम बना लें। डायग्राम के बाद यहां से स्टार्ट करें फंडे से। अगली हेडिंग होगी आपकी मैग्नेटिक मैप। मैग्नेटिक मैप, मैग्नेटिक मैप में पहला पॉइंट लिखो, आइसोगोनिक। आइसोगोनिक एक साथ लिखा जाएगा। आइसोगोनिक लाइंस आर सच लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस आर सच लाइंस वेयर calculated, isogonic lines are such lines where calculated declination angle remain constant. Isogonic lines are such lines where calculated declination angles remain constant. Remain constant. सेकेंड नंबर पॉइंट, आइसोक्लिनिक। आइसोक्लिनिक एक साथ लिखा जाएगा। आइसोक्लिनिक लाइंस आर सच लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस आर सच लाइंस वेयर
calculated dip angle remain constant. Where calculated dip angle remain constant. जो लिखा हुआ है पढ़ के देख लें आप. जो आपने लिखा उसको पढ़ के देखें. और भी मैग्नेटिक मैप्स में लाइनें होती हैं, लेकिन ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मैग्नेटिक मैप्स में आइसोक्लिनिक और आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं. तो आइसोगोनिक लाइन जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पर जो कैलकुलेटेड डिप एंगल होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट. नहीं, गलत बोल गया. डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, कांस्टेंट. और आइसोक्लोनिक में डिप एंगल क्या रहता है, कांस्टेंट. लैटिट्यूड क्या होता है अर्थ की सिचुएशन में. लैटिट्यूड, अगर हम एक अर्थ बनाएं, ये अर्थ बना ली और आपसे कहा जाए लैटिट्यूड एंगल क्या है. 11th क्लास में पढ़ा जाता है. ये लैम्डा से लिखते हैं लैटिट्यूड एंगल. क्या होता है, ये अर्थ का सेंटर, ये इक्वेटर हो गया. तो किसी भी पोजीशन को, जैसे मान लो आपने ये पोजीशन ले ली, ये पोजीशन है, किसी भी पोजीशन को अर्थ के सेंटर से मिलाने वाली लाइन ने इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड एंगल. तो लैटिट्यूड एंगल क्या है, बोर्ड पर डायग्राम से दिख रहा है. जैसे मान लीजिए कि अगर आपका घर यहां पर है तो लैटिट्यूड एंगल कितना होगा, 0. अगर आपका घर पोल पर है तो लैटिट्यूड एंगल कितना होगा, 90. तो लैटिट्यूड एंगल जो है वो लैम्डा से लिखा जाता है. पता चल चुका था कि अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट एज्यूम किया गया था. तो ये बार मैग्नेट एज्यूम किया हमने. अब कोई भी जो बार मैग्नेट है, जरा यहां देखिएगा, ये जो बार मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं. टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, साउथ पोल. एरो नहीं बना रहे हैं, चाहें तो आप बना सकते हैं. तो कितनी लाइनें इस पोल से बाहर आ रही हैं, जितनी लाइनें इस पोल से बाहर आ रही हैं वो कहलाती हैं पोल स्ट्रेंथ. क्या कहलाती हैं. तो किसी भी बार मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ. तो पोल स्ट्रेंथ है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked with pole, linked with pole is called pole strength. pole strength. और इसका जो सिंबल है ना वो स्मॉल m है, इसका सिंबल है स्मॉल m. तो आप समझ सकते हो कि अगर यहां पे पोल स्ट्रेंथ m है तो यहां पर भी क्या होगी, m. तो जितनी लाइनें यहां से निकलेंगी उतनी यहां क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी. लेकिन नॉर्थ से जो लाइनें निकलेंगी वो लीविंग होंगी, लीविंग बाहर आने वाली. और जो साउथ पे जो लाइनें होंगी वो टर्मिनेटिंग होंगी. और शुरू से ही हम लोगों ने लीविंग को क्या कहा है, प्लस,
और एंटर को क्या बोला, माइनस, एंड दैट इज वाई नॉर्थ पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो प्लस में और जो साउथ में जो पोल स्ट्रेंथ है वो माइनस में। दोनों पोल के जो बीच का डिस्टेंस है वो डाइपोल लेंथ बन जाती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की नकल करते हुए हमने यहां पे 2L लिख दिया। तो बार मैग्नेट की बात हो रही है, और बार मैग्नेट में सबसे पहले हमने पोल स्ट्रेंथ की बात कर ली, और पोल स्ट्रेंथ के बाद ये 2L आ गया। उधर माइंड में जो है आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल अब आना चाहिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, और ये 2L। तो यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, तो यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से लिखते हैं, और ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू में 2L। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फीचर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर जब मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी तो था 1/4πε0 और 2p/r3, और इक्वेटोरियल पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो आया था 1/4πε0 और p/r3, और किसी अदर पोजीशन पे निकालते थे तो आता था 1/4πε0 2p/r3 और √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आता था। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस जगह पर, तो ये वाली जगह ना तो एक्सिस पर ही है ना ही किस पर, इक्वेटोरियल पर है। तो हम लोग इस जगह की डिस्टेंस लेते थे, कहते थे ये डिस्टेंस r है, और ये एंगल क्या रहता था, थीटा। तो E की वैल्यू ये आती थी, E की वैल्यू ये आती थी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के फीचर्स से मैग्नेटिक डाइपोल में जाना है तो जहां पर P था वो कैपिटल M बना दो, उसको रिप्लेस बाय कैपिटल M। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जहां पर 1/4πε0 है वहां पर ले आओ μ0/4π। जहां पे Q चार्ज है वहां पे ले आओ M पोल स्ट्रेंथ। देखो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पर, बार मैग्नेट की एक्सिस पर, तो 1/4πε0 और इस जगह पर आ जाएगा μ0/4π और 2 कैपिटल M/r3। अगर हम इक्वेटोरियल पर B निकालेंगे तो कितना आएगा, इक्वेटोरियल पर तो μ0/4π और M/r3। अगर हम B एनी पॉइंट निकालेंगे तो आ जाएगा μ0/4π कैपिटल M/r3, कैपिटल M/r3 √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। तो हम यहां पर इस लोकेशन पर हैं, इस लोकेशन पर हम हैं। यहां पर आपके इस बार मैग्नेट ने कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होगी तो अब जैसे यहां पर बार मैग्नेट ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है उसकी जरा बात करनी है। तो सबसे पहले आप नोट में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखें, ये वाली। अभी ये बीच में जो ये लैटिट्यूड और अर्थ बनी हुई है उसको छोड़ देना आप, बाकी साइड की जो चीजें हैं उसको नोट कर लें। जब ये साइड वाली इंफॉर्मेशंस नोट हो जाएं तो फिर इस नोट पर आइएगा जहां पे लैटिट्यूड एंगल की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो अर्थ में जो पोजीशन होती है वो लैटिट्यूड एंगल्स के टर्म में भी बताई जाती है, लिखी जाती है। तो लैटिट्यूड एंगल
अब एट लैटिट्यूड एंगल लैम्डा, जो कैलकुलेटेड डिप एंगल है वो फाई है, कैलकुलेटेड डिप एंगल है फाई। तो यहां पर जो है हमने पूरा एक्सपेरिमेंट करके डिप एंगल निकाला इस जगह पर, तो आता है tan फाई बराबर 2 tan लैम्डा। इसका डेरिवेशन हम नहीं करा रहे, केवल इंट्रो आपको करना है यहां पर कि डिप एंगल आप बी वी और बी एस से निकाल सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप जो है डिप एंगल लैटिट्यूड एंगल से भी निकाल सकते हो। तो अब क्वेश्चन देखो, कहेगा कि लैटिट्यूड एंगल 30 डिग्री पर डिप एंगल क्या होगा, सीधे फार्मूला लगा दो, tan फाई इज इक्वल टू 2 tan लैम्डा। बोलो यार, अगर तुम इसका डेरिवेशन करोगे तो समस्या यहां पर ये है कि जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, तो जब हम लोग ये वाला फार्मूला निकालते थे, ये वाला फार्मूला, तो हम रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बातें करते थे, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो इस तरीके से रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बात होती थी, तब ये निकलता था। तो बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पैदा होगी उसका रेडियल कंपोनेंट क्या होगा वो निकालो, ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो लोग पढ़े वो सुने, और अगर चाहे तो बाद में कोशिश कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जब निकालोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। बट अपना जो पर्पस है पूरी क्लास के लिए वो केवल ये है कि अगर आपसे ये पूछता है कि बताओ डिप एंगल कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास में डिप एंगल निकालने के कितने तरीके हैं, कितने हैं? 3 तरीके आ चुके हैं। पहला एक्सपेरिमेंटल, जो डिवाइस है हमारे पास उससे निकल जाएगा। दूसरा हमारे पास में ये है कि भाई अगर मुझको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वहां से निकल आएगा। और तीसरा आपका ये, तुमने लिखा था ना कि इक्वेटर पे डिप एंगल 0 होता है, लिखा था तुमने। देखो भाई इक्वेटर पे पहुंचो, लैम्डा क्या हो गया 0, लैम्डा 0 तो फाई क्या आएगा 0। पोल पे तुमने लिखा था कितना होता है 90 होता है, पहुंचो यहाँ पोल पर, लैम्डा क्या होगा 90, tan 90 क्या होगा इन्फिनिटी, तो फाई भी कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा ना, नोट कर लीजिए।